नमस्कार। आज हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे। साइंस में सबसे पहले हम बायोलॉजी का पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में क्या स्टडी की जाती है, तो उसी का देखते हैं। आज ही देखते हैं। साइंस में सबसे पहला टॉपिक किसका पढ़ेंगे? बायोलॉजी का। साइंस में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? सबसे पहले तो यही देखिए कि बायोलॉजी जैसे जैसे पॉलिटी होगी, उसमें संविधान पढ़ा जाता है। तो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए, जिस भी चीज के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म मानने दीजिए, कुछ भी, जिस भी चीज के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अगर फादर देखेंगे तो किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल, हिंदी वाले इसको बोलते हैं अरस्तु को। तो जब स्टार्टिंग में, मतलब जब अध्ययन हुआ स्टार्टिंग में, तो माना गया कि जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु एनिमल में एग्जिस्ट करती है। एनिमल, याद रखिए, बायोलॉजी एनिमल, जो ह्यूमन होता है उसी को भी एनिमल के अंदर ही कंसीडर करती है। जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर जितना भी जानवर वगैरह, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, बाघ, हाथी और इंसान, सब इसी के अंदर आता है। तो स्टार्टिंग में क्या माना जाता था कि जो लाइफ है वो सिर्फ किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? एनिमल के अंदर। तो पहले हमने क्या जाना कि बायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? जिस भी चीज के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिताजी कौन है? अरस्तु। अरस्तु जी बायोलॉजी के पिताजी है। और पहले स्टार्टिंग में यही माना गया कि जो लाइफ है वो किसके अंदर एग्जिस्ट की जाती है? एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर ही, कि जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु जैसे कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, इंसान, इंसान भी याद रखिए, बायोलॉजी इंसान को भी एनिमल सेल के अंदर कंसिडर करती है। तो जितने भी ये हैं इन्हीं के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। बाद में और ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, अच्छे से टेलीस्कोप वगैरह आए, तो जब अच्छे से अध्ययन हुआ तो देखा गया कि लाइफ एनिमल के साथ साथ प्लांट में भी एग्जिस्ट करती है। याद रखिए, पहले क्या माना गया था कि जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? एनिमल में। जब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो ये माना गया कि नहीं, जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो प्लांट में भी एग्जिस्ट करती है। इस चीज को बताने वाला जो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये बताया था फर्स्टली कि प्लांट के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो भारतीय थे। बोस साहब ने ये चीज बताई थी। आगे मैंने नाम लिखा है, मैं बता दूंगा। पहले याद रखिए कि क्या था कि ये माना जाता था कि लाइफ सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर है। जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो इंसान है, कुत्ता, लोमड़ी, बाघ, जो भी है, उनके अंदर है। परंतु बाद में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो ये माना गया कि जो लाइफ है वो, याद रखिए, एनिमल के साथ साथ प्लांट में भी एग्जिस्ट करती है। और प्लांट में जो लाइफ को बताने वाला पहले व्यक्ति थे वो भारतीय थे। नाम था उनका बोस जी। पूरा नाम बता दूंगा, क्या था बोस जी का पूरा नाम? इधर देखिए। अभी अभी याद रखिए, बायोलॉजी की दो ब्रांचें होगी इस हिसाब से। बायोलॉजी, इसकी दो ब्रांचें होगी। एक होगी यूलॉजी, दूसरी होगी बोटनी। याद रखिए, बायोलॉजी की दो ब्रांचें होगी, एक होगी यूलॉजी, दूसरी क्या होगी? बोटनी। याद रखिए, यूलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल। जब एनिमल की स्टडी की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? यूलॉजी। और जब किसकी स्टडी की जाती है? प्लांट की, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट। उसको क्या बोलते हैं? बोटनी। तो याद रखिए, स्टार्टिंग में क्या माना जाता था कि बायोलॉजी के स्टार्टिंग में यही माना जाता था कि लाइफ किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। प्लांट सेल में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। और बायोलॉजी के फादर जी कौन थे? तो जो इसके फादर साहब थे, कौन से? एरिस्टोटल। उसी तरह यूलॉजी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही माना गया था लाइफ इसी के अंदर एग्जिस्ट है, तो इसके फादर साहब किसको माना जाता है? अरस्तु को। परंतु बोटनी के, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एरिस्टोटल भाई साहब ने भी नहीं ये बात मानी थी कि जो प्लांट है उनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये तो बहुत लेट माना गया था कि लाइफ प्लांट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। इसलिए जो जूलॉजी है, सॉरी बोटनी है, उनके फादर हैं थियोपरेटस।
तो अभी याद रखिए बायोलॉजी की दो ब्रांचें हैं, एक है यूलॉजी, दूसरे का नाम क्या है बॉटनी। यूलॉजी किसका अध्ययन होता है, एनिमल का, और बायोलॉजी किसका, सॉरी बॉटनी किसका होता है, प्लांट का। तो जैसे बायोलॉजी के बाबूजी कौन है, बायोलॉजी के बाबूजी हैं अरस्तु। तो अरस्तु तो इसीलिए यूलॉजी में भी एनिमल का अध्ययन है, और इसमें भी स्टार्टिंग में यही बात कंसीडर की थी कि लाइफ किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं में। तो इसके बाबूजी किसको माना जाता है, अरस्तु द एरिस्टोटल, इंग्लिश वाले इसको एरिस्टोटल बोलते हैं। परंतु लेटर ये पता चला कि नहीं लाइफ प्लांट में भी है, तो इनके बाबूजी किसको माना जाता है, थियोफ्रेटस को। इतना जानना। अभी आगे देखेंगे। अभी याद रखिए पहले तो देखिए हमने यही पढ़ा कि बायोलॉजी में सबसे पहले पढ़ा जाता है कि जिस भी चीज के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी का अध्ययन बायोलॉजी है। पहले यही माना गया था कि लाइफ सिर्फ एनिमल में एग्जिस्ट करती है, तो जब एनिमल की स्टडी की उसको जूलॉजी बोल दिया। लेटर ये भी पता चला कि नहीं लाइफ प्लांट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, और उसी के स्टडी को क्या बोल दिया गया, बॉटनी। पर याद रखिए जैसे मान लीजिए मैं भी एक इंसान हूं, तो मेरे अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जितने भी एनिमल हैं चाहे प्लांट है उन सभी के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अभी इनके जैसे मेरा शरीर है, चाहे एनिमल का है किसी भी प्लांट का है, इनमें वो सबसे छोटी से छोटी यूनिट जिससे इनकी बॉडी जैसे शरीर मिल के बना है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल। याद रखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक यूनिट जिससे ये शरीर बन के बना है उसको बोलते हैं सेल। हिंदी वाले क्या बोलते हैं, कोशिका। जैसे ये समझना क्या है, सेल क्या है। जैसे मान लीजिए जो मैंने कोटी पहनी है, ये कोटी सबसे वो छोटी चीज जिससे मिलके बनी है। जैसे ये धागे हैं, इन्हीं धागों को आपस में बुन दिया है और ये कोटी बन गई है। उसी तरह जैसे हमारा शरीर है वो कैसे बना है, इन सेल को आपस में बहुत अच्छे से भगवान ने बुन दिया है, और उसी से बुन के जो हमारा शरीर बना है, किससे बना है, कोशिका से। तो जो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम क्या है, सेल। तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम क्या है, सेल। तो अभी एक एक करके इसी के बारे में देखते हैं। बायोलॉजी क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी प्राणी धरती पे पाया जाता है, जिसके अंदर जान है, उसी के अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बाबूजी कौन है, एरिस्टोटल। पहले ये देखिए बायोलॉजी की दो ब्रांचें हैं, एक का नाम है यूलॉजी। यूलॉजी का किसकी स्टडी होती है, एनिमल की, और इसके बाबूजी को कौन है, एरिस्टोटल। बोटनी किसकी स्टडी है, प्लांट की, और इसके बाबूजी कौन है, थियोफ्रेटस। और फर्स्ट पर्सन जिसने ये डिस्कवर कर दिया था कि प्लांट के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्या नाम था, सर जगदीश चंद्र बोस। तो ये फर्स्ट भारतीय थे, याद रखिए, फर्स्ट व्यक्ति था जिसने ये चीज बता दी थी कि लाइफ सिर्फ एनिमल के अंदर नहीं है, प्लांट के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। नाम क्या था, सर जगदीश चंद्र बोस। आगे देखिए मैंने ये बोला कि जैसे सबसे छोटी बेसिक यूनिट, जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारा शरीर है, जैसे मैंने कोटी पहनी है, इस कोटी की वो सबसे छोटी चीज जिससे मिलके बनी है, जैसा धागा, इन धागों को आपस में बुन दिया, कोटी बन गई है। उसी तरह हर व्यक्ति, चाहे व्यक्ति हो, चाहे याद रखिए जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, उसमें वो सबसे छोटी यूनिट जिससे ये चीज मिल के बनी है, उसी का नाम क्या है, सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। तो याद रखिए क्या लिखा है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। याद रखिए हमारी जिंदगी की जो सबसे बेसिक यूनिट, जिससे, याद रखिए बेसिक यूनिट मतलब वो सबसे छोटी यूनिट जिससे हमारा शरीर मिलके बना है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल या कोशिका। याद रखिए आगे क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे याद रखिए जो पूरी बिल्डिंग खड़ी की है, तो ये बिल्डिंग कैसे बनी है, ईंटों को आपस में जोड़ दिया, पूरी बिल्डिंग बन गई है। उसी तरह हमारा शरीर कैसे बना है, अगर बिल्डिंग के रूप में देखेंगे, तो जो हमारे शरीर में ईंट का काम कर रहा है वो क्या है, सेल। तो याद रखिए इसका स्टडी, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब थोड़ा सा ये इसके बारे में आगे बाद में पढ़ते हैं, इससे पहले इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये बेसिक यूनिट है। तो ये पहली बात ये आ गई कि ये सेल है जो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट जिससे हमारा शरीर मिल के बना है, बेसिक यूनिट है। तो सबसे पहले, और इसका अध्ययन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी।
अब याद रखिए कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस चीज को डिस्कवर किया था। पहले तो ये भी है ना कि ये सेल किसने डिस्कवर किया, किसको पता चला कि जो जितना भी जीव जंतु है, जो पेड़ पौधा है, वो सबसे छोटी यूनिट जो सेल है इसी से मिलके बना है। तो सबसे पहले व्यक्ति जिसने इसकी खोज की थी उसका नाम था रॉबर्ट हुक। याद रखिए, जब बहुत छोटी सी कोई चीज है तो सबसे पहले खोज किसने की थी, सेल किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। इसका नाम कैसे याद रखना है रॉबर्ट हुक का, जैसे मान लीजिए कोई बहुत छोटी चीज है आपसे नीचे गिर गई, कुएं में गिर गई, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करोगे, हुक, हुक जैसे कोई हुक बनाओगे, उससे खींचोगे। तो इसलिए याद रखिए हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट कौन है, सेल। तो इस सेल को भी पूरी तरह से, जैसे अभी आपको दिख नहीं रही है, पूरी तरह प्लेटिंग हो चुकी है, जैसे धागे को निकालना है तो हुक से खींचूगा तो निकल जाएगा, उसी तरह इन्होंने हुक से खींचा और पता चल गया हमारे शरीर का। ये ट्रिक है तुम्हें याद करने के लिए, खींचा खूंचा नहीं, कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल, और उसको खोजने वाले व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट हुक। याद रखिए जो इन्होंने ये सेल खोजा था वो डेड सेल था, जिंदे व्यक्ति पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि उसको हुक से खींच दिया, डेड सेल खोजा था इन्होंने। तो याद रखिए सेल सबसे पहले डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। परंतु रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल खोजा था, डेड सेल। तो ऐसा कोई व्यक्ति भी आया होगा जिसने बाद में लिविंग सेल, ऐसे सेल को डिस्कवर किया होगा जिसके अंदर जान होगी, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल खोजने वाले व्यक्ति का नाम था एंटोनी वॉन लीवनहोक। याद रखिए लिविंग सेल, जिस सेल के अंदर जान थी। देखिए पहली बात, अगर कोई मर चुका है उसको आगे फाड़ना चीरना आसान होता है, सोचिए जिंदे व्यक्ति के सेल के स्टडी करना थोड़ा टफ होता है। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सेल खोजा था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने कौन सा सेल खोजा था, डेड सेल। लिविंग सेल किसने खोजा, एंटोनी वॉन लीवनहोक। तो अभी यही चीजें आगे लिखी है, उसी के बारे में देखते हैं। देखिए ये हो चुका है, ये कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये डेट है, देख लेना। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, सेल का। और सेल को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, तो रॉबर्ट हुक थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और आगे लाइन लिखिए, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवनहोक। इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। आगे याद रखिए, ये आगे का अभी समझना है, उसके बाद ही इतना इतना समझ आ गया। तो अब ये आगे का पढ़ना है। अब देखेंगे ये सेल जब डिस्कवर किया गया, सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। पर जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। जो लिविंग सेल डिस्कवर किया उसका नाम क्या था, एंटोनी वॉन लीवनहोक। रॉबर्ट हुक को किसका फादर बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, सेल का अध्ययन। और बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है, एंटोनी वॉन लीवनहोक। उसने क्या डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया को। अब याद रखिए जो ये सेल डिस्कवर किया गया था, तो याद रखिए जो सेल था कुछ इस तरह था। जो एनिमल सेल था, सेल दो तरह का होता है, एक होता है एनिमल सेल, क्योंकि लाइफ दोनों में है ना, तो एक एनिमल का जो सबसे छोटी यूनिट थी वो ऐसी थी, और प्लांट वाले का साइज थोड़ा चकोर था। एनिमल सेल का साइज गोल था, जो प्लांट सेल था उसका साइज इस तरह था, चकोर। याद रखिए एनिमल साइज साइज में कैसा दिखता था, गोल, और प्लांट सेल साइज में कैसे दिखता था, चकोर। तो ये देखा गया कि जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे लाइफ बनी है वो सेल है, और एक एनिमल सेल है, एक प्लांट सेल है, क्योंकि लाइफ तो दोनों के अंदर है, एनिमल के अंदर भी है और प्लांट के अंदर भी है। तो इस तरह एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था, प्लांट सेल का इस तरह था। लास्ट में मैं सब दिखा दूंगा कि एनिमल सेल कैसा दिखता है, प्लांट सेल। फिलहाल इधर समझिए, जब ये देखा गया तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि ये मेरी कोटी है, किससे बनी है, धागे से। आगे फर्दर उन्होंने धागे को देखा कि धागा किससे बना है, तो इन्होंने देखा कि जो ये सेल है इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो ये देखिए सेल के बाहर एक ऐसी झिल्ली थी, इसको बोला गया सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर एक झिल्ली थी, इसको बोला गया सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह से ये एनिमल सेल की, सॉरी प्लांट सेल की है, तो ये प्लांट सेल के बाहर जो बाहर वाली पट्टी है इसको क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन। इतना समझ आ गया कि ये जो बाहर की ये पूरी तरह से, जैसे ये पूरा बाहर का है गोल गोल, तो ये झिल्ली थी, इसको क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की बाहर की ये झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सिर्फ एक ही टाइप की झिल्ली थी, उसका नाम रखा गया सेल मेम्ब्रेन। पर जो प्लांट सेल था उसमें एक तरह की झिल्ली नहीं थी, एक अलग से अंदर में एक्स्ट्रा झिल्ली दी गई थी, जिसको बोला गया सेल वॉल। अब ये क्या चीज थी सेल वॉल? अब ये एक चीज थी कि बाद में सारा कुछ समझा दूंगा कि क्या था ये। एक देखिए बाहर से झिल्ली है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जो दोनों सेल में थी, एनिमल सेल में थी, प्लांट सेल में भी थी। परंतु प्लांट सेल में एक अंदर और एक झिल्ली थी, जैसे ही वो देखिए धागे को तोड़ के अंदर घुसोड़ रहे हैं, उसी तरह वो सेल को काट के उसके अंदर जा रहे हैं। तो जब पहला कट लगाया और उससे जो प्लेट निकली, तो एनिमल सेल तो पहला कट लगाने के बाद सीधा वो अंदर इंटर कर गए, एक कट लगाने के बाद सीधा अंदर इंटर कर गए। उन्होंने देखा कि एनिमल सेल में सिर्फ एक झिल्ली है बाहर में, उसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। पर प्लांट सेल में उन्होंने एक कट लगाया तो एक मेम्ब्रेन कटी, उसका नाम था सेल मेम्ब्रेन। एक अंदर और एक झिल्ली थी, उसका नाम क्या था? सेल वॉल। अभी भगवान ने ऐसा क्यों था कि एनिमल सेल में दो प्लेटिंग दे दी, हमें एक ही दी कि जितने भी एनिमल, क्योंकि एनिमल सेल में तो हम भी आते हैं, तो एनिमल सेल को एक ही दी प्लांट। तो ये जितने भी एनिमल होते हैं इस धरती पे, याद रखिए उनका अपना हैबिटेट होता है। अगर आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, सब हो, ये अपने अपने घरों में जा सकते हैं, पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको बाहर ही रहना है, उनको आंधी तूफान सबसे सरवाइव करना है। अगर गलती से उनकी सेल मेम्ब्रेन टूट गई तो उनका तो देखिए पूरा का पूरा सेल डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए अंदर एक और झिल्ली दे दी, जिसका नाम क्या रख दिया? सेल वॉल। एनिमल सेल में क्यों नहीं दी? क्योंकि हर एनिमल का अपना हैबिटेट होता है, इसलिए उसको आंधी तूफान जब बारिश उससे इतना नहीं लड़ना है। पर प्लांट सेल को तो उससे सबसे लड़ना है, इसलिए उसको अंदर दे दिया। जब दोनों सेल के अब अंदर पहुंच चुके हैं, दोनों सेल के अंदर घुसे, तो यहाँ पे छोटे छोटे कुछ पार्ट थे, ऐसे छोटे छोटे कुछ पार्ट थे, सब दिखा दूंगा क्या कौन से पार्ट थे। और एक बीच में पार्ट था, सेम इसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट थे प्लांट सेल में, और एक बीच में पार्ट था। जो बीच वाला पार्ट था दोनों सेल के, इसी को क्या बोला गया था? न्यूक्लियस। याद रखिए। अभी इसके अंदर मेनली सेल के अंदर के जो पार्ट हैं उनको याद करना है, नाम याद हो जाएगा, फंक्शन आराम से याद हो जाता है। ईमानदारी से बोलता हूं, मेरा भी बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है। अगर नाम याद हो जाएंगे, फंक्शन आराम से याद हो जाएगा, इनका फंक्शन क्या है। तो अंदर जो बीचों बीच दोनों सेल के बीच में पार्ट था, एक का नाम क्या था? न्यूक्लियस। जैसे इधर भी न्यूक्लियस, जैसे मान लीजिए एक और पार्ट था, जैसे आपने कभी सुना भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कुछ और पार्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ऐसे कुछ पार्ट थे। तो अब हम इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें थी उनके बारे में देखेंगे। कि एक तो पता चल गया ना, एक बाहर से मेम्ब्रेन थी, एनिमल सेल में सिर्फ एक थी, तो उसका नाम था सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल को एक और मेम्ब्रेन दे दी थी, जिसका नाम क्या था? सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल। अंदर एक बीचों बीच देखिए न्यूक्लियस थी। अंदर जब आप दोनों सेल के अंदर घुस चुके हैं, तो अंदर क्या क्या पार्ट है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है, वैक्यूल्स हैं, उसके बाद राइजोसोम है, लाइसोसोम है, उसके बाद न्यूक्लियस है। एक एक करके याद करेंगे, क्योंकि इस टाइम तो मेरे को याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुमको भी याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल आपको सिर्फ क्या याद रखना है? न्यूक्लियस। अभी इसी के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियस वाले। देखिए, ये देखिए अगला नाम देखिए, रॉबर्ट बरोन। अगले साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट बरोन। क्या डिस्कवर कर दिया इन्होंने? न्यूक्लियस कहां पे थी? इनसाइड द सेल। सेल के अंदर बिल्कुल बीचों बीच एक चीज थी जो पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल कर रही थी, दोनों सेल में थी, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। नाम क्या था? न्यूक्लियस। अब ये याद कैसे रखना है कि किसने खोजा था? नाम क्या है? रॉबर्ट ब्रोन। आपने कभी बैर खाए हैं? बैर के अंदर की गुठली किस तरह की होती है? ब्राउन कलर की। सेल के अंदर न्यूक्लियस थी, तो देखिए बैर के अंदर की गुठली ब्राउन, तो सेल के अंदर की न्यूक्लियस भी ब्राउन मान लीजिए। खोजने वाले के व्यक्ति का नाम रॉबर्ट ब्राउन। सेल खोजने के लिए, सेल बड़ी छोटी चीज है, तो उसको निकालने के लिए हुक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए सेल डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम रॉबर्ट हुक। देखिए बैर के अंदर की गुठली ब्राउन, सेल के अंदर की न्यूक्लियस भी ब्राउन, तो उसके खोजने वाले व्यक्ति का नाम रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद याद रखिए, ये याद रख लेना, सेल थ्योरी। ये भी बताता हूं कि सेल थ्योरी होती क्या है। सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट दो थे। ये देखिए बोटनिस्ट थे, इसका नाम था सेशल्स, और दूसरे का नाम था शिबान। ये यूलॉजिस्ट थे। और फर्दर लेटर इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था बुचनर ने। अब ये देखना है सेल थ्योरी क्या थी। इधर देखिए क्या नाम है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब कि जो ये था, सेल थ्योरी कुछ भी नहीं थी कि जो पुरान ये नया सेल, देखिए पुराना सेल, जब जो पुराना सेल होता है
उसी से नए सेल के निर्माण होता है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, अगली क्लास सेल डिवीजन पे है उसी से, कि जो पुराना सेल है हमारा, एक पुराना सेल आगे जाके, पुराने सेल को बोलते हैं मदर सेल, ये मदर सेल आगे जाके जब सेल डिवीजन करता है, जैसे पुराना सेल मदर सेल है, आगे इसकी सेल डिवीजन होगी, ये छोटे छोटे दो डॉटर सेल में टूटेगा, तो पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। ये सेल थ्योरी में इन्होंने प्रूफ करके दिखाया था। इन्होंने बॉटनी वाले पे काम किया था, इन्होंने यूलॉजी पे किया था, इन दोनों ने, इस व्यक्ति ने दोनों को मर्ज करके बता दिया था कि इस तरह काम करता है। अभी याद रखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि सेल है हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है, पर देखिए तो हर किसी व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होगा, तो किसी में सेल बहुत बड़ी होगी, किसी में बहुत छोटी होगी। तो सबसे बड़ी सेल, याद रखिए, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ा सेल किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। तो आप खुद याद रखिए उसका साइज कितना है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कितना होता, किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का, और इसी को पीपीएलओ भी बोलते हैं। तो याद रखिए सबसे बड़ा सेल, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेल जो हमारे शरीर की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, उसी का नाम क्या है? सेल। तो हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता है, तो किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो सबसे बड़ा सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच के एग का, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे छोटा किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा को और क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। आगे देखेंगे। अब ये सेल ऑर्गेनलीज, ये क्या चीज है? कि सेल के पार्ट, ये याद रखिए, ये शब्द अगर आप कंफ्यूज कर रहा है तो पार्ट से, सेल पार्ट, कि सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सेल मिला हमें, जैसे ये सेल मिला, सेल के बाहर वाली पार्ट क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। उसी तरह प्लांट सेल था, प्लांट सेल में भी एक सेल मेम्ब्रेन थी, एक अंदर में क्या थी? सेल वॉल। तो उसी तरह से अंदर क्या दिखा? माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के पार्ट दिखे थे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैं सब लास्ट में दिखा दूंगा आपको कौन कौन से पार्ट होते हैं। मेरे साथ नाम याद करना है, उनका फंक्शन याद करना है। अभी ये सेल ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के अंदर के पार्ट, सेल के पार्ट। तो पहले याद रखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, बस साइज में अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। कि एनिमल सेल में बाहर से एक झिल्ली है जिसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में दो झिल्ली दी है, एक बाहर वाली है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाली का नाम क्या है? सेल वॉल। अंदर वाली का, बाहर वाली का नाम है सेल मेम्ब्रेन, और अंदर वाली का नाम क्या है? सेल वॉल। तो ये अभी एक एक करके देखेंगे कि सेल के अंदर क्या देखा गया था। पहला है, याद रखिए, प्रोटोप्लाज्म। तो पहले ये देखिए, जब देखिए सेल को काट के अंदर देखा गया, तो सेल के अंदर लिक्विड पार्ट, इस सेल में चार, ये अंदर लिक्विड पार्ट दिखा, एक लिक्विड पार्ट था। याद रखिए बीचों बीच क्या है दोनों सेल के? न्यूक्लियस। तो ये लिक्विड पार्ट सेल के अंदर भी था और न्यूक्लियस के अंदर भी था। तो ये याद रखिए, ये पूरे के पूरा जो सेल के अंदर लिक्विड पार्ट था, चाहे वो सेल वाला, इधर वाला सेल के अंदर वाला हो, चाहे न्यूक्लियस के अंदर वाला हो, इसी को क्या बोला गया? प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म कुछ भी नहीं था। जब सेल के अंदर गए, जैसे मैंने बोला है धागा, धागे के अंदर गए, तो धागे के अंदर देखा, और सेम उसी तरह सेल जो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, उसको कट लगाया। सबसे पहले एक मेम्ब्रेन कटी, उसका नाम क्या रखा? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर देखा तो अंदर एक लिक्विड पार्ट था। लिक्विड पार्ट दो जगह पर था, एक सेल के अंदर था और एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस थी, सेल के भी अंदर एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर था। तो जो ये दोनों जगह पे सेल का पार्ट था, पानी था भरा हुआ, उसी को क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। तो ये देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड। क्या है? 80% ऑफ सेल लिक्विड मेड ऑफ वाटर। 80% इसमें पानी है, 20% इसमें प्रोटीन्स है। ये दो तरह का बटर है, एक देखिए यहां पे भरा हुआ पानी है, एक इधर है। तो ये जहां पे भरा हुआ था सेल के अंदर, तो सेल का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी। तो इसको बोला गया साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा था उसको बोला गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, याद रखिए, सेल के अंदर गए, सेल के अंदर हमें पानी दिखा, उसी पानी का नाम क्या रख दिया हमने? प्रोटोप्लाज्म। ऊपर पूरी तरह पानी नहीं था, 80% उसका पार्ट पानी से था, 20% उसमें क्या था? प्रोटीन थे। दो टाइप का था, एक सेल के अंदर था, उसको बोला साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस के अंदर था। देखिए, एक तो पहले सेल को कट लगाया, सेल से निकला, फिर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को भी कट लगाया। ये जो न्यूक्लियस है
इस न्यूक्लियस को भी कट लगाया तो इसके अंदर से भी पानी निकला, तो इस न्यूक्लियस के अंदर का जो पानी निकला इसको नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को कंबाइन करके क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो पहला पार्ट समझ आया कि पहला क्या है, क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसी का नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ये लिक्विड दो जगह पे है, एक सेल के अंदर है, एक न्यूक्लियस के अंदर है। जो सेल के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे देखिए क्या है, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल देखिए क्या है, मेड ऑफ सेलुलोज। तो सिंपल सी बात है, सेलुलोज से बनी है और सिर्फ किसके अंदर होती है, प्लांट सेल के। ये है एनिमल सेल, ये क्या है, प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल है, इसकी एक बाहर की झिल्ली है, ये जो बाहर वाली झिल्ली है दोनों में, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और एक अंदर से एक्स्ट्रा इसको परत दी है, इसी को नाम क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। ये प्लांट सेल में क्यों दी और एनिमल सेल में क्यों नहीं दी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए। तो अगली क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से, और सिर्फ किस सेल के अंदर होती है, प्लांट सेल की। आगे देखिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है फोस्फोलिपिड की बनी होती है। ये याद रखिए, सेलुलोज द फोस्फोलिपिड, चुपचाप याद कर लेनी है, ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें। पहले देखिए अगला कौन है, सेल मेम्ब्रेन, किससे बना होता है, फोस्फोलिपिड से। अभी याद रखिए कहां पे मिलता है, ये देखिए बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। देखिए ये तो सेल मेम्ब्रेन जो बार वाली झिल्ली है दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। याद रखिए ये होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, इधर से हमने मान लीजिए कुछ खाया, जैसे खाया कुछ, उससे हमें मिनरल विटामिन प्रोटीन जो भी मिला, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सेल की जरूरत के लिए उसको सेल के अंदर आने देंगी। जैसे मान लीजिए मिनरल विटामिन प्रोटीन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंदर आने देंगी, परंतु मान लीजिए कोई वायरस बैक्टीरिया है और उससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है तो उसको सेल के अंदर इंटर नहीं देगी, सेमी परमिएबल होता है। देखिए क्या लिखा है, सम सब्सटेंस कैन पास, कुछ को पास होने देगी कुछ को नहीं होने देगी। जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में खुद ही डिफेंस मैकेनिज्म, तो सेमी परमिएबल है, कुछ चीजों को इंटर करने देगी कुछ को नहीं करने देगी। जो सेल के इंटरनल पार्ट के लिए चीजें चाहिए उनको एंट्री दे देगी, जो नहीं चाहिए उनको नहीं देगी। अगला है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इधर देखिए ध्यान से, क्या चीज है माइट्रोकॉन्ड्रिया। अगला पार्ट है माइट्रोकॉन्ड्रिया। देखिए ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। तो यहाँ पे एक पार्ट था, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों के अंदर से देखा गया, उस पार्ट का नाम क्या था, माइट्रोकॉन्ड्रिया। आपको नाम याद रखना है, फंक्शन आराम से हो जाएगा। ये जब हमने सेल के अंदर देखा तो ये क्या कर रहा था, सेल को एनर्जी बना के दे रहा था, पूरे के पूरे सेल को। जैसे हमारा सेल कर रहा है, अब जैसे हमारा शरीर है काम कर रहा है, कैसे काम करता है, जैसे हम चलते हैं दौड़ते हैं भागते हैं पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती रहती है। और ये एनर्जी बनाने का काम कौन कर रहा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। जैसे मान लीजिए हमें जहां से भी एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, पावर हाउस। तो इसी को क्या बोला गया, सेल का पावर हाउस। क्यों बोला गया, याद रखिए, देखिए क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि क्या बनाता है सेल के लिए, एनर्जी। जैसे हर सेल के अंदर एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, सिर जैसे पैर से लेकर सिर तक जितने भी सेल है सबके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, और सबके सब माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या बनाते हैं, एनर्जी। और इसी एनर्जी से हम पूरा दिन भर काम करते हैं। और जहां से हमें एनर्जी मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई एनर्जी मिलती है तो उस जगह का उसको कहां से मिलती है हमें एनर्जी, पावर प्लांट, सॉरी पावर हाउस से। तो इसीलिए इसे इसको सेल का क्या बोला जाता है, पावर हाउस। दूसरी एक डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। डबल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इधर देखिए ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, इसके बाद दो झिल्लियां होती है, अंदर ये माइट्रोकॉन्ड्रिया ऐसे बैठा होता है आराम से। तो डबल मेम्ब्रेन है, जैसे सिंगल मेम्ब्रेन है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया के लिए अलग से डबल मेम्ब्रेन। बाकी डीएनए भी होता है इसमें प्रेजेंट, याद रखिए डीएनए दो जगह पे होता है, एक माइट्रोकॉन सेल में पूरी जगह पे डीएनए कहां पे होता है, दो जगह पे। एक न्यूक्लियस, जो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, एक डीएनए यहाँ पे होता है, और एक डीएनए कहां पे होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखना है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। डीएनए दो जगह पे है, एक न्यूक्लियस के अंदर, जो मेन डीएनए है जो कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है।
याद रखिए, इतना याद हुआ। 3 पार्ट पढ़े। पहला क्या था? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो सेल के अंदर लिक्विड है। 2 तरह का है, एक सेल के अंदर है, एक न्यूक्लियस के अंदर है। सेल के अंदर सेल का अध्ययन साइटोलॉजी होता है, इसलिए साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा क्या पढ़ा? सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में ही होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। तीसरा चौथा क्या पढ़ा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या काम करता है? एनर्जी बनाता है, इसलिए इसको सेल का क्या बोला जाता है? पावर हाउस। डबल मेम्ब्रेन है, ज्यादा प्रोटेक्शन दे दी है दोनों तरफ से, क्योंकि पावर हाउस है, कभी भी भड़क सकता है, इसलिए दोनों तरफ से क्या दे दी है? प्रोटेक्शन दे दी है। उसके इसके अंदर क्या है? डीएनए। और डीएनए इसके अलावा कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। तो इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये इधर ही देखिए, ये सेल है। सेल के अंदर ऐसा रफ सा पार्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट में तुम्हें मैं सब फोटो दिखाऊंगा अच्छे से, फिलहाल आपको समझने पे जोर देना है। याद रखिए, ये सेल के अंदर ऐसे रफ सा पार्ट होता है, इसी पार्ट को क्या बोला जाता है? जैसे आप सेल के अंदर की चीजें पढ़ रहे हैं ना, एक हमने पढ़ लिया कि ये सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल वॉल होती है जो प्लांट, एक माइट्रोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद ये वाला क्या है? सेल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं करता है, याद रखिए, ये सेल है, अंदर इसके लिक्विड भरा है। तो जैसे जोर से वजन मारा तो ये सेल पिचक भी तो सकता है। ऐसा क्या है जो इस सेल को पिचकने से रोकता है? तो ये अंदर, याद रखिए, बीम डाला हुआ है सेल के अंदर भगवान जी ने। तो ये अंदर सेल को क्या देता है? इंटरनल सपोर्ट। सेल को इंटरनल सपोर्ट देता है, क्योंकि ये देखिए अभी सेल के अंदर लिक्विड भरा है, ये सबसे छोटी यूनिट है, इधर मैंने वजन डाला तो लीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंदर इसको सपोर्ट दे रहा है। ये जो सपोर्ट है, मान लीजिए बीम है, पुल डाला हुआ है भगवान ने कि ये पिचकने से रोकना है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे पिचक के नीचे भी तो आ सकती है, पर नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करता है? इंटरनल सपोर्ट देता है। 2 तरह का होता है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। तो जो रफ होता है वो रफ क्यों होता है? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ है, इसके ऊपर ऐसे दाने दाने होते हैं। जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर ये दाने दाने होते हैं। ये दाने दाने जो हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो इसके आगे वाला क्या कंपोनेंट कौन सा पढ़ना है? राइबोसोम। तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करता है? प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। 2 तरह का होता है, एक स्मूथ, एक क्या है? रफ। रफ क्यों है? क्या होते हैं इसके ऊपर दाने दाने के रूप में? राइबोसोम्स। राइबोसोम जो सेल है उसके अंदर का सबसे छोटा पार्ट है। इस तरह का दाने दाने जो सेल के अंदर का सबसे छोटा पार्ट है, ये राइबोसोम। तो अगला क्या है? राइबोसोम। अब ये जो दाने दाने वाला राइबोसोम है, ये काम क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस यही करता है, इसलिए इसको सेल का क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ वाला पार्ट है, 2 तरह का होता है, एक स्मूथ। स्मूथ वाले पे कुछ भी दाने दाने नहीं होते। जैसे आपके हाथ में एक हाथ साफ है, दूसरे पे दाने दाने। जैसे मुंह है, एक तरह का साफ है, दूसरी तरफ दाने दाने हैं। तो जो साफ वाला है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे दाने दाने, वो वाला कौन है? रफ। और ये जो दाने दाने निकले हैं फिंसियां आपको, इन्हीं को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ऐसे समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये इसको ऐसे लिंक नहीं करना है कि रफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पे दाने दाने बने होते हैं, और उसी दाने दाने को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है, इसलिए देखिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों? क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। आगे क्या बोला है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। अब जो राइबोसोम होता है, ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है 17S, एक होता है 18S। ये जो 17S है, ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जो 18S है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये प्रो और यूकैरियोटिक सेल क्या है आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि जो राइबोसोम है ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है 17S, एक होता है 18S। 18S किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। और 17S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब ये यू और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है आगे बता दूंगा। सिंपल, अभी सेल के अंदर के पार्ट पढ़ने हैं। तो कितने पढ़ चुके हैं सेल के अंदर के पार्ट? कि ये सेल है, सेल के अंदर एक पार्ट इधर है, इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक लिक्विड पड़ा भरा हुआ है, सेल के वाले को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस पे दाने दाने हैं, उसका नाम क्या है? राइबोसोम। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं सेल के अंदर। अब ये इधर देखिए, ये सेल है, और सेल के अंदर ये पार्ट बना दी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस,
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस, ये क्या है, राइबोसोम। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है गोल्जी अपरेटस। अब ये गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, इस गोल्जी अपरेटस का मेन काम देखना है कि क्या काम करता है। मान लीजिए इसका मेन काम है, याद रखिए कोई भी इधर देखना है, जो गोल्जी अपरेटस है इसका मेन काम क्या होता है। अगर कोई चीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई है और ये एनर्जी आगे मान लीजिए इधर लाइसोसोम को चाहिए, तो यहां से एनर्जी को यहां तक लेके जाने का जो काम करता है सेल के अंदर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कुछ नहीं है, एचआरटीसी की बस है, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक सामान लेके जाती है। बस उस तरह याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई है, इस एनर्जी को अगर लाइसोसोम को जरूरत है तो लाइसोसोम तक कौन पहुंचाएगा सेल के अंदर, गोल्जी ऑपरेटर्स। तो क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस और पैकिंग ऑफ मटेरियल। सिंपल सी बात है, जैसे राइबोसोम ने क्या बनाया है, प्रोटीन बनाया है, ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन पहुंचाएगा इस प्रोटीन को, गोल्जी ऑपरेटर्स। समझ आया। दूसरी बात देखिए, अगला है सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम देखना है कि सेंट्रोसोम क्या काम करता है। सेंट्रोसोम ये है सेल, सेल के अंदर है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम के बाद क्या बन लिया, गोल्जी अपरेटस, ये है गोल्जी अपरेटस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक यहाँ पे एक और है सेल के अंदर ही एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मेनली काम करता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन क्या होता है कि पुराना सेल जब आगे फर्दर नए सेल में टूट जाता है, उसी को सेल डिवीजन बोला जाता है। तो मैंने पुराने सेल को क्या बोला है कि पुराने सेल को बोलते हैं मदर सेल। जी मदर सेल आगे फर्दर दो छोटे डॉटर सेल में जुड़ता है और फर्दर ये विकसित होकर दो बड़े सेल बन जाते हैं, तो ये डॉटर सेल। तो ये जो पुराना सेल था इसमें ये जो ज्यादा की डिवीजन हुई, ये किसकी हेल्प से हुई, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में उसी का नाम क्या है, सेंट्रोसोम। अगर ये सेल डिवीजन ना हो तो हमारी बॉडी रिकवर ना हो पाए। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे इधर चोट लग गई, इधर का मान लीजिए ये वाला, ये मेरा हाथ है, इधर चोट लगी, ये पूरी तरह सेल ही डैमेज हो गया। अगर ये सेल इधर आसपास ये दूसरा सेल था, तो ये क्या करेगा, जब ये पूरा सेल डैमेज हो जाएगा, ये वाला मदर सेल आगे डिवीजन करके दो सेल बना देगा और जहां से ये जो सेल खाली हुआ था इसको रिकवर कर देगा। तो जो हमारे शरीर के अंदर रिकवरी होती है डैमेज होने के बाद, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे चोट लग गई, जैसे इधर आंख पे स्कूल टाइम पे मुक्का मार देते तो पूरी आंख काली हो जाती, फिर थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती थी। क्यों हो जाती थी, क्योंकि आसपास के सेल आपस में डिवीजन करके जितने वे सेल वहां के वो डैमेज हुए हैं उनको रिकवर कर देते थे। परंतु सेल डिवीजन में जो काम हेल्प करता है सबसे ज्यादा कौन करता है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। और किसमें पाया जाता है मेनली, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में। याद रखिए ये किसमें नहीं होता, सबसे ज्यादा अगर एनिमल सेल कहीं, सॉरी सेंट्रोसोम किसी सेल में पाया जाता है, लीवर सेल। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे बॉडी का जो सबसे तेजी से रिकवर होने वाला पार्ट है, अगर आपका लीवर 80% डैमेज हो चुका है फिर भी वो पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। जैसे ये आपका लीवर है, मान लीजिए इतना इतना पूरी तरह डैमेज हो चुका है, 90% आपने लीवर का पार्ट डैमेज कर दिया है, 10% लीवर भी बचा है, अभी भी 10% उसके सेल सेफ हैं, तो ये पूरे का पूरा लीवर रिकवर हो जाएगा। हमारी बॉडी का जो सबसे तेजी से रिकवर होने वाला ऑर्गन है वो कौन होता है, लीवर, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सेंट्रोसोम। सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम किसमें होते हैं, लीवर में। और सेंट्रोसोम याद रखिए जो हमारी दिमाग की कोशिकाएं हैं, नर्वस सेल, नर्व सेल, इनमें सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है, याद रखिए किसमें, जो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम किसमें है, किसमें है, लीवर वाले सेल है। इसलिए सबसे तेजी से कौन सा ऑर्गन हमारे शरीर का रिकवर हो जाता है, लीवर। अगर 90% भी शराब पी पी के डैमेज कर दिया है, अगर 10% भी सेफ बचा है अभी भी, तभी भी जिंदा रह जाओगे, क्योंकि ये रिकवर कर लेगा। इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, सेंट्रोसोम। और जो दिमाग के सेल हैं, नर्व सेल, इनके पास सेंट्रोसोम है ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है दिमाग पे एक बार चोट लग गई तो सीधा क्या हो जाती है फिर, डेथ, क्योंकि वहां की रिकवरी नहीं हो पाती।
वो कोशिका आपस में सेल डिवीजन कर ही नहीं पाती, इसलिए बोला जाता है कि जब बाइक चलाइए तो हेलमेट लगाइए, क्योंकि इधर चोट आई या तो कोमा में जाओगे या फिर क्या होगी, डेथ, क्योंकि रिकवरी ही नहीं होती, उसके पास सेंट्रोसोम है ही नहीं। इसलिए समझ आया क्यों बोला जाता है कि हेलमेट डाल के रखिए, क्योंकि जो नर्वस सेल है उनके पास क्या चीज प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करके वहां जहां की आपके सेल डैमेज हुए हैं उसको रिकवर करवा देता है। तो सेंट्रोसोम समझ आया। उसके बाद है लाइसोसोम, अगला पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है इसको भी ध्यान से देखना है। ये सेल है, सेल के अंदर ही एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, याद रखिए लाइसोसोम के पास एक एंजाइम है, और कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे हाथ पे, या फिर स्कूल टाइम का एग्जांपल दिया कि स्कूल में जैसे आपकी लड़ाई हो जाती थी तो मुक्की मार देते थे तो आंख पूरी काली हो जाती थी, इधर की जितने भी सेल डैमेज हुए हैं, मान लीजिए मेरा ये सेल है, इस पे चोट आई है और इसका जो ये वाला पार्ट है राइबोसोम वाला, ये डैमेज हो चुका है, तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या करेगा, अपना जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसको इस पे छिड़क देगा और इसको खत्म कर देगा। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो सेल के अंदर ही सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जब सड़ना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे पूरे सेल को सड़ा देगा। अगर मान लीजिए, तो ये फिर इसको खत्म कौन कर देगा, जैसे ही मान लीजिए इधर का राइजोसोम डैमेज हो चुका है तो इस पे लाइसोसोम क्या करेगा, अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम छिड़केगा और इसको खत्म कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ का क्या हो गया, गोल्जी अपरेटस है जो इस सेल का खराब हो चुका है, तो इस पे क्या कर देगा, वो अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम छिड़केगा, इसको खत्म कर देगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से मेरा पूरा सेल ही डैमेज हो चुका है तो क्या कर देगा, अपने आप को ही फटा देगा, अपने आप को विस्फोटक कर देगा और पूरे के पूरे सेल को खत्म कर देगा। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, पूरे सेल को ही खत्म कर देता है। देखिए क्या है इसके अंदर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके लिए भरा जाता है, अगर सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया तो वो सड़ जैसे ही जैसे डैमेज हो गया तो उस पर छिड़क के खत्म कर देगा, ताकि वहां की जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाए। जैसे वो बाज ईले नहीं होती है वो साफ कर देती है, वही सेल के अंदर ये काम करता है। अगर पूरे का पूरा सेल ही डैमेज हो जाए तो अपने आप को ही विस्फोट कर देता है, इसलिए इसको सेल का क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। याद रखिए जो आरबीसी है इनमें लाइसोजाइम नहीं होता, आरबीसी में लाइसोजाइम नहीं है, इसलिए इधर ध्यान से समझना है कि आरबीसी के अंदर लाइसोजाइम क्यों नहीं दिया, भगवान ने ऐसा न्याय क्यों कर दिया। तब तो फिर आरबीसी के अंदर जो भी पार्ट डैमेज होते हैं वो तो अंदर ही सड़ जाएंगे और फिर हमारी बॉडी को सड़ा देंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल, याद रखिए एक मूविंग मूविंग सेल है, ये मूव करता है पूरे, जैसे सिर से लेके पार तक अरे खून पूरे शरीर में मूवमेंट करता है ना, इसलिए भगवान ने आरबीसी के अंदर लाइसोजाइम नहीं दिया। लाइसोजाइम क्यों नहीं दिया, मान लीजिए ये आरबीसी का सेल है, इसमें ये क्या हुआ है, कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ है इसके अंदर, राइबोसोम खराब हुआ है, और आरबीसी के सेल के पास लाइसोजाइम होता, अगर होता नहीं है, अगर होता तो उसने बोला चल इस पे छिड़कते हैं, ये पूरी तरह से मूवमेंट करता है, इसने जैसे ही इधर छिड़का राइसोजाइम इधर आ गया और इस जगह पे माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ठीक होता और उसी को खत्म कर देता, क्योंकि ये पूरी तरह से मूवमेंट कर रहा है अंदर ही अंदर। इसलिए भगवान ने इसको अंदर क्या नहीं दिया, लाइसोजाइम, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है। अभी खराब कौन सा हुआ था, खराब हुआ था, इधर देखेंगे दोबारा, इधर देखना है ध्यान से कैसे क्यों नहीं दिया आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी का सेल है, आरबीसी के सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, राइबोसोम, और यहाँ पे क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे क्या है, लाइसोजाइम। होता नहीं है, अगर होता, जैसे ही मान लीजिए ये वाला राइबोसोम खराब हो गया तो अब ये क्या करता, लाइसोजाइम ऑटोमेटिकली अपना एंजाइम इस पे छिड़कता, पर तब तक क्या बोलते हैं, राइबोसोम मूवमेंट करके कहां तक पहुंच चुका होता है, इधर, और इस जगह पे क्या आ चुका होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो जो बिल्कुल ठीक चीज थी उस पे पड़ता और ये डैमेज हो जाती, इसलिए नहीं दिया। तो अब जो आरबीसी के अंदर जैसे लाइसोजाइम खराब हो चुका है तो ये फिल्टर कहां पे होते हैं, ये होते हैं एस्प्लीन में जाके, एस्प्लीन इधर होती है जाके, एस्प्लीन में जाके पूरी तरह जो हमारा आरबीसी है इसके डेड सेल फिल्टर होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। जो भी आरबीसी डैमेज हो जाते हैं हमारे शरीर में, कहां पे जाके फिल्टर हो जाते हैं, कहां पे दफना दिए जाते हैं,
एस्प्लीन में। क्यों ऐसा हो जाता है, उसके लिए एक अलग कंपोनेंट क्यों दिया, जबकि किसी सेल में अलग कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कौन भूमिका निभा देता है, लाइसोजाइम। आरबीसी के पास नहीं था, इसलिए उसको क्या दे दिया, एस्प्लीन। इसलिए इसको आरबीसी का क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। उसके बाद देखिए वैक्यूल्स। अब ये देखना है कि ये वैक्यूल्स क्या है। ये देखिए उसी तरह से वैक्यूल, इधर देखिए, इधर एक ऐसी कैप्सूल तरह स्ट्रक्चर है, ये कुछ भी नहीं है, इसी का नाम है प्लांट सेल। जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर देखा गया, हमने जब सेल के अंदर देखा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया देखा, लाइसोजाइम देखा, राइबोसोम, उसी तरह सा एक कंपोनेंट था, नाम क्या था, वैक्यूल्स। वैक्यूल कुछ नहीं है, ये करता है किसको, स्टोर, स्टोरेज ऑफ वाटर। जो भी हमारे शरीर में पानी स्टोर होता है, ऐसे नहीं है कि भगवान ने थैली लगाई है उस थैली में चल जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जितना हमारा वेट है उसका लगभग 6-7% हमारे शरीर में पानी होता है। तो ऐसा नहीं है 6-7% पानी, जैसे अगर 60 है तो 60 का 2-2.5-3 लीटर पानी आएगा, तो वो 2-2.5-3 एक ही जगह होगा, तब तो ऐसे कोई किसी को लगी बाइक वगैरह से तो वो पूरा पानी बाहर पड़ जाएगा, नहीं। पानी सेल के हर एक, देखिए सेल का अंदर एक पार्ट है, उस पार्ट का नाम क्या है, वैक्यूल। हर सेल के वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर होता है, इसलिए याद रखिए जो वैक्यूल है ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ वाटर। तो इसलिए याद रखिए जो एनिमल सेल है उसका वैक्यूल छोटा होता है, पर प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा होता है। तो एनिमल सेल का क्या है, जब दिल किया, जब प्यास लगी तब पानी पी लिया। प्लांट को तो ऐसा नहीं है ना कि जब दिल किया तब पानी पी लेंगे। या तो कोई बहुत ही अच्छा है तो रोज पानी देता होगा वो, नहीं तो बारिश पे निर्भर है, या फिर आसपास की कोई नदी है उससे सींच लेंगे। तो इसलिए अपने पानी को स्टोर करके रखते हैं वैक्यूल में। इनका वैक्यूल बड़ा होता है, हमारा छोटा होता है। हमारा छोटा क्यों, क्योंकि हमारे अगर वैक्यूल में पानी की कमी हो रही है तो हम पानी पी सकते हैं, पर इनके पास मर्जी थोड़ी है, इसलिए भगवान ने इनको वैक्यूल बढ़ा दिया। तो वैक्यूल क्या करता है, स्टोर वाटर। इधर देखिए इन एनिमल्स आर वैक्यूल आर स्मॉल पर प्लांट सेल में क्या होते हैं, वैक्यूल आर लार्ज साइज। तो वैक्यूल प्लांट सेल में क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। आगे है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड ध्यान से समझना है। प्लास्टिड याद रखना एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लांट सेल में एक कंपोनेंट है, नाम क्या है, प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड है ये तीन टाइप का, प्रकार का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिए पेड़ पौधों के जितने भी फल हैं उनको जो कलर आता है, जैसे बनाना को येलो कलर आता है, अलग अलग टाइप का कलर आता है, तो जो पेड़ पौधों के जितने भी फल को कलर देने वाला कंपोनेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। इसलिए इसको क्या लिखा है, कलर प्लास्टिड। क्या करता है, प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या करता है, जो पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया है, ये ल्यूकोप्लास्ट उसको स्टोर करता है। तो स्टोर करता है इसलिए ये क्या है, कलरलेस प्लास्टिड। क्या करता है, स्टोरेज फूड। और जो एक क्लोरोप्लास्ट है, याद रखिए इसके तीन टाइप का होता है जो प्लास्टिड है, और सिर्फ किस सेल में होता है, प्लांट सेल में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, इसलिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस। तो जितनी भी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनमें जो क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस कर पा रही हैं, किसके कारण कर पाती हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो पेड़ पौधों के अंदर एक कंपोनेंट होता है सेल के अंदर, नाम क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड तीन तरह का होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। जो एक क्रोमोप्लास्ट है एक कलर्ड प्लास्टिड है। कलर्ड प्लास्टिड क्यों है, क्योंकि क्या करता है ये करता है, क्या होता है, जो पेड़ पौधों के फ्रूट होते हैं उनको कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, जो पेड़ पौधों ने खाना बनाया है उसको स्टोर करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास क्या है, क्लोरोफिल। इसलिए जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं जो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके अपना क्या बनाती हैं, फूड। तो फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करता है वो कौन सा प्लास्टिड होता है, कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो प्लास्टिड होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस सेल में होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है न्यूक्लियस। तो ये तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस, इसको ध्यान से देखना है। ये है सेल, सेल के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस। जैसे हम सेल के, ये सेल की बाहर वाली क्या है, मेम्ब्रेन, उसके साथ हमने अलग अलग
वो पढ़े कि इधर माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बथेरे पार्ट पढ़े सेल के अंदर, कि सेल को जब साइंटिस्टों ने काटा तो उसके अंदर देखा कि अंदर क्या क्या है। तो पहले काटा तो देखा एक मेम्ब्रेन है, उसका नाम रख दिया सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में एक और थी, उसका नाम रख दिया सेल वॉल। अंदर देखा लिक्विड है, उसका नाम क्या रख दिया, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद देखा कि एक एनर्जी बना रहा है, उसका नाम क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। एक देखा कि क्या बना रहा है, प्रोटीन, उसका नाम राइबोसोम। तो इस तरह के नाम थे, सारे बता दिए। अब जो सेल के बीचों बीच पार्ट था, याद रखिए, इसकी खोज किसने बताई थी, किसने की थी, किसने बताया कि सेल के सेंटर में एक पार्ट है जिसका नाम न्यूक्लियस था। बैर के अंदर का पार्ट कैसा होता है, ब्रोन। तो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्रोन। अब याद रखिए, जो भी ये सेल काम कर रहा है सारा का सारा, कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, लाइसोसोम जो भी चीज मर रही है उसको साफ कर रहा है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन कर रहा है, ये सारे के सारे पार्ट ऐसा नहीं अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इनको कमांड कौन दे रहा है, न्यूक्लियस। इनको कमांड कौन दे रहा है, न्यूक्लियस। जैसे हम जो भी काम करते हैं, हमें कमांड कौन देता है, हमारा दिमाग। दिमाग होता है जो हमारा, यही हमें कमांड देता है। इसलिए जो सेल के अंदर के ऑर्गन है जो पार्ट कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, तो इसको एनर्जी बनाने के लिए कमांड किसने दी, न्यूक्लियस। इसलिए इसको सेल का क्या बोलते हैं, ब्रेन, दिमाग। सेल का दिमाग किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को। इसलिए क्या लिखा है, पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। जैसे हमको कौन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग, कि हमें कुछ खाने का मन कर रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सारा डाटा कहाँ पे स्टोर है, दिमाग में। अगर एक चोट बच गई तो गजनी, फिर भूल जाऊंगा सब कुछ, फिर पढ़ा लिया। इसलिए इसको सेल का क्या बोला जाता है, दिमाग। अगर याद रखिए, अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर देखना है ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये सेल है, इधर देखेंगे, ये सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक तो लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड का नाम क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखा गया कि क्या चीज है, तो कुछ इस तरह की एक्स, ऐसे एक्स टाइप स्ट्रक्चर देखा गया। इसी को क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम। इसका नाम क्या रख दिया, क्रोमोसोम। आगे क्रोमोसोम को जूम करके देखा, जैसे देखिए पहले न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड था। इस लिक्विड को जूम किया तो इस लिक्विड के अंदर ऐसे एक्स टाइप एक स्ट्रक्चर दिखी, साइंटिस्टों ने नाम क्या रख दिया, क्रोमोसोम। अब ये इस क्रोमोसोम को और ज्यादा जूम किया, तो ऐसे इसको जूम किया तो इसके अंदर ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखी, इसी को नाम क्या रख दिया, डीएनए। और इस डीएनए के ऐसे अंदर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने थे, इसी को क्या बोल दिया, जीन। जीन से ही क्या है, जो हमारे माता पिता के गुण हम में आते हैं, किसमें होते हैं वो स्टोर, इस जीन में होते हैं। तो याद रखिए क्या था, सेल के बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस, जो पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसको सेल का क्या बोलते हैं, दिमाग। और ये किससे मिलकर बना होता है, इसके बीच में क्या होता है, क्रोमो, लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट को न्यूक्लियोप्लाज्म, जब न्यूक्लियोप्लाज्म को यूम किया तो उसके अंदर क्या थे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को और ज्यादा जूम किया तो उसके अंदर क्या दिखा, डीएनए। डीएनए को और ज्यादा जूम किया तो इसमें क्या निकले, जीन। इधर जर्नल लिखा गया नहीं, जीन, जीन मतलब जेनेटिक मटेरियल, जो जिससे क्या, जो हमारे माता पिता हैं, मदर फादर, उनके जो गुण हमारे अंदर आए हैं वो कहाँ पे स्टोर थे, इसी जीन में थे। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, क्रोमोसोम। याद रखिए ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, इधर ध्यान से देखते हैं। पहली बात, क्रोमोसोम होते कहां पे हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, एक्स की तरह, जिस तरह लेटर एक्स लिखा जाता है इंग्लिश का, इस तरह लिखा जाता है ना अल्फाबेट एक्स, इस तरह का इसका होता है क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिए, ह्यूमन में जोड़ों में होते हैं, हमेशा याद रखिए। ये जोड़ों में क्यों होते हैं, क्योंकि इंसान में ज्यादातर चीजें देखिए जोड़ों में होती है। जैसे दो कान, दो आंखें, नाक में दो छेद, लिप्स ऊपर नीचे दो, आंखें दो, तो इसलिए जोड़ों में होते हैं। कितने जोड़े होते हैं ह्यूमन में, 23 पेयर्स। 23 पेयर हैं, तो टोटल कितने होंगे, 46। टोटल कितने होते हैं, 46। याद रखिए, क्रोमोसोम जिस व्यक्ति ने खोजा था, पहली बात किस व्यक्ति ने खोजा था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जब जूम करके किस व्यक्ति ने देखा था, बाल्डमियर फ्लेमिंग। तो क्रोमोसोम डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, बाल्डमियर फ्लेमिंग। ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 23 जोड़े। टोटल कितने होते हैं, 46। अब ये देखना है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं ओलोसोम। जो ऑटोसोम होते हैं ये हमारी बॉडी डिसाइड करते हैं,
हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, और जो ओलोसोम होते हैं ये हमारे सेक्स डिसाइड करते हैं। तो अब इसको ध्यान से समझना है कि लड़का होगा लड़की होगी ये कैसे डिसाइड होता है, इन्हीं क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। अभी ये ध्यान से देखना है, इधर इधर देखिए, ये है मेल और ये है फीमेल। क्रोमोसोम दोनों में 46 होंगे, ऑटोसोम और क्या होंगे, ओलोसोम। सेम इधर ही ऑटो और ओलोसोम। ये जो ऑटोसोम होंगे ये क्या डिसाइड करेंगे, बॉडी। ये क्या डिसाइड करेंगे, सेक्स, कि मेल होगा या फीमेल होगा। ये सेक्स, ये क्या डिसाइड करेगी, बॉडी। तो याद रखिए बॉडी के लिए, जब जैसे मान लीजिए ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है, हम दोनों में आगे संतान के लिए होगा जब भी, तो याद रखिए 22 जोड़े इधर से आएंगे, 22 जोड़े नहीं, 22 इधर से आएंगे जो हमारी बॉडी डिसाइड करेंगे। और याद रखिए जो मेल होता है उसके पास जो ओलोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, फीमेल के पास होता है एक्स एक्स। तो ये ध्यान रखना है, बॉडी के लिए 22 इधर से आएंगे, 22 इधर से आएंगे, ये क्या बना देंगे हमारी बॉडी। अब जो जो हमारा सेक्स डिसाइड होगा कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मेरे इधर से क्या आया, एक्स, इधर से क्या आया, इनके पास तो है ही एक्स, तो क्या आ गया एक्स। मेरे इधर से क्या आया, दाई, मैडम के पास तो सिर्फ एक्स है। तो जब एक्स एक्स मिलते हैं तो उससे होता है गर्ल, और एक्स वाई मिलते हैं तो उससे होता है बॉय। तो जो गर्ल बेबी होगी जब बॉय बेबी होगा, ये डिसाइड करने का फैक्टर मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं। पर हिंदुस्तान में ये ताना सुनना पड़ता है बहुओं को, वो नहीं डिसाइड कर सकती। अपनी सास को बोलिए अपने बेटे का चेकअप करवाइए, क्योंकि उसके पास डिसाइड करने वाला क्रोमोसोम है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो एक्स एक्स है, उससे इस केस में भी एक्स आ रहा है, इस केस में भी। जब इस केस में वाई वाई आया तब क्या हुआ, बॉय। और जब इस केस में एक्स आया तब क्या हुआ, गर्ल। तो याद रखिए मेल जो आपका बेबी होगा वो बॉय होगा, जो गर्ल होगा डिसाइडिंग फैक्टर किसके पास होता है, फादर के पास, मदर के पास नहीं होता। इसके आगे देखेंगे। अब याद रखिए क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम को जब जूम किया अंदर तो क्या निकला, डीएनए। अंदर क्या निकला, डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि किसके अंदर था, न्यूक्लियस के अंदर था। इसलिए याद रखिए ये न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस दिखा, न्यूक्लियस के अंदर और जूम किया क्या निकला, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को और जूम किया तो क्या निकला, डीएनए। तो ये याद रखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स कैसा होता है दिखाता हूं अभी। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था डीएनए का, जिस व्यक्ति ने खोजा था उस व्यक्ति का नाम था वाटसन एंड क्रिक्स। याद रखना बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोजा किसने था, वाटसन एंड क्रिक। इसके जो वन हेलिक्स की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और इसकी याद रखिए एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10। तो एक हेलिक्स में टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने, 10। और जो एक हेलिक्स की स्ट्रेंथ है कितनी है, टोटल 34 एंगस्ट्रॉम। दूसरी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, खोजी किसने थी, वाटसन एंड क्रिक। उसके बाद होता है एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक, दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों न्यूक्लियस। याद रखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जूम किया क्या निकला, न्यूक्लियस क्या निकला, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को जब जूम किया तो अंदर से क्या निकला, डीएनए और आरएनए। तो याद रखिए डीएनए डायोक्सी राइबो है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, पर दोनों है तो न्यूक्लियस के अंदर ही है। इसके अलावा डीएनए कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जिस तरह आरएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये 3 टाइप का होता है, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। अब याद रखिए डीएनए से आरएनए बन जाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और आगे डीएनए में बन जाता है। इसकी प्रोसेस पूछी जाती है कि जब डीएनए से डीएनए बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ये देखिए इधर देखिए, जो डीएनए है, जब आप डीएनए को आरएनए में बदल सकते हैं, आरएनए को डीएनए में बदल सकते हैं, आपस में बदला जा सकता है। जब डीएनए को किस में बदला जाता है, आरएनए में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स कर दीजिए, आरएनए को किस में बदल दीजिए, डीएनए में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो याद रखिए डीएनए से जब आरएनए बनाया जाता है, मैंने बोला कि डीएनए से आरएनए भी बन जाता है, आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनाया उस प्रोसेस को क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। पूछा जाता है नाम क्या होता है। उसके बाद जब आरएनए से डीएनए बनाया उसका प्रोसेस का नाम क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
और जब आरएनए से फर्दर किसकी सिंथेसिस कर दी, प्रोटीन की, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन उसका नाम क्या हो गया, ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बना दिया, ये डीएनए है, इससे फर्दर क्या बना दिया, डीएनए, तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, रिपीट करगी। तो याद रखिए अभी क्या बोला मैंने कि जो डीएनए होता है, डीएनए से हम आरएनए बना लेते हैं, आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनाते हैं उसको बोलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बना दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अभी आगे देखेंगे, ये देखिए सेल था, सेल के अंदर जाना हमने, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब देखते हैं सेल की टाइप, कि सेल कितने टाइप का होता है। याद, हाँ जी, थोड़ा सा एक सेल की टाइप देखने से पहले एक ये है सिंड्रोम, ये याद रखिए कुछ भी नहीं है, एक बीमारी होती है। क्या है, अबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम। जैसे याद रखिए मानव में क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं, 46। अगर इनकी संख्या बढ़ रही है, जैसे 45 हो जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए, जब भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि एग्जैक्ट ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। जब भी अगर इनकी संख्या ऊपर नीचे होंगी तो हमारे बॉडी में कोई डिफेक्ट दिखेगा, उसी डिफेक्ट को जो भी, उसी से जो बीमारी देखे जाएगी उस बीमारी को क्या बोलेंगे, सिंड्रोम। ये सिंड्रोम बड़े टाइप का होता है, मैंने एक दो का लिखा है। एक है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में देखा जाता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घट के कितनी रह जाती है, 45। एक है कोलीफिल्टर सिंड्रोम, तो ये क्या होता है, ये याद रखिए सिर्फ और सिर्फ मेल में देखा जाता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, होनी कितनी चाहिए, 46, हो कितनी गई, 47। एक होता है डाउन सिंड्रोम, जो दोनों में होता है, मेल और फीमेल, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 47। तो याद रखिए जब टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है, जब भी क्रोमोसोम की संख्या 46 से ऊपर नीचे होगी तो हमारे शरीर में एक बीमारी होगी, उसी बीमारी को क्या बोलेंगे, सिंड्रोम। इसकी टाइप होती है, एक टर्नर सिंड्रोम होता है, एक कोलीफिल्टर होता है, एक डाउन होता है। टर्नर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45, बाकी सभी में 47। एक दो मेल में देखा जाता है, एक एक मेल में, एक फीमेल में, एक बोथ में। अब याद रखिए हम देखेंगे सेल, जो हमने ये सेल पढ़ा ये कितने टाइप का होता है। अब सेल की टाइप देखेंगे तो याद रखिए ये सेल, सेल तीन तरह का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। एक सेल कौन सा होता है, जो सेल होता है इसकी टाइप देखेंगे, एक होता है प्रोकैरियोटिक्स, एक होता है यूकैरियोटिक, एक अभी रिसेंट डिस्कवर हुई है आर्किया, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले ये दो सेल देखते हैं, प्रो और यूकैरियोटिक। याद रखिए एक तो एनिमल सेल और प्लांट सेल है ना, तो ये प्रो और यूकैरियोटिक है। याद रखिए प्रोकैरियोटिक सेल वो है जो पूरी तरह नॉट फुली डेवलप, कि पूरी तरह अभी डेवलप ही नहीं किया है। नॉट फुली डेवलप क्या मतलब, कि जो इस सेल के अंदर कंपोनेंट देखेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइजोसोम, लाइसोसोम, पूरे नहीं है, इसमें दो तीन कंपोनेंट हैं, एक न्यूक्लियस है, एक सेल मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियस है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, बस एक राइबोसोम है, ऐसे तीन चार कंपोनेंट है इसके अंदर। तो जो सेल पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है वो प्रोकैरियोटिक है, और जो फुली डेवलप है, जिसके अंदर हर एक कंपोनेंट है, फुली डेवलप है, फुली डेवलप्ड है, जिसके अंदर हर एक कंपोनेंट है, ये सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है, राइबोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सेंट्रोसोम भी है, हर एक पार्ट है। वो कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है एनिमल सेल, दूसरा कौन सा होता है, प्लांट सेल। तो याद रखिए सेल की टाइप क्या है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरा कौन सा है, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं किया है अभी, उसके जो, जैसे हमने देखा ना सेल, कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट सेल, उसके बाद फर्दर उसके अंदर देखिए कंपोनेंट, जिस सेल के अंदर के कंपोनेंट अभी पूरी तरह तैयारी नहीं हुए, एक दो कंपोनेंट है उसके अंदर, एक न्यूक्लियस है, एक राइबोसोम है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे तीन चार कंपोनेंट है। जैसे हमने इस बाकी सेल में देखे 10-12 हैं, जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें तीन चार ही होते हैं फुली तरह, और जो पूरी तरह से डेवलप सेल होता है उसका नाम क्या होता है, यूकैरियोटिक। इसमें हर एक कंपोनेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, न्यूक्लियस भी होती है, सेंट्रोसोम भी होता है। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। पहले सिर्फ यही दो डिवीजन थी, अभी साइंटिस्टों ने एक नए प्रकार का सेल बता दिया है, नाम क्या है, आर्किया।
ये याद रखिए उन जीवों में पाया जाता है जो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर लेती हैं। जो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी, और देखिए हाईएस्ट कितना लेके जा रहे हैं 100, जिस पे कोई चीज वाफ बन जाती है उतने डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये जीव सरवाइव कर लेते हैं। और लोएस्ट कितना लेके जा रहे हैं माइनस, देखिए 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, उससे नीचे भी, बर्फ से भी नीचे गिरा हुआ टेम्परेचर भी पे भी ये जीव सरवाइव कर लेते हैं। तो जो जीव याद रखिए एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव करते हैं उनमें जो सेल देखने को मिलता है उसी का नई टाइप है, उसका नाम क्या है आर्किया। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये मेनली देखने को मिलता है वायरस बैक्टीरिया इनमें। तो याद रखिए सेल की पहले सिर्फ दो टाइप थी, एक था प्रोकैरियोटिक, एक था यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल था जो पूरी तरह डेवलप नहीं था, जो किसके अंदर देखने को मिलता है वायरस बैक्टीरिया। अब खुद सोचिए वायरस बैक्टीरिया कितनी छोटी चीजें हैं, नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देती। इस कमरे के अंदर कितने वायरस बैक्टीरिया है मेरे को भी नहीं पता, दिख ही नहीं रहे। इनके अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है वो इनको बना रही है, तो इनमें पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरा क्या होता है यूकैरियोटिक जो पूरी तरह से डेवलप है। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल। आज साइंटिस्टों ने एक तीसरी टाइप दे दी है जिसका नाम है आर्किया। आर्किया सेल किन जीवों में पाया जाता है जो एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव कर रही हैं। इतनी कंडीशन पे कोई ना वायरस ना बैक्टीरिया कोई सरवाइव नहीं कर पाता है। याद रखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप बन जाता है, सोचिए कोई भी चीज इंसान जी पाता है। 40 डिग्री अगर टेम्परेचर जाता है तभी हाई तौबा हो जाती है, और ठंड जब 5 डिग्री जाती है तभी हाई तौबा। तो ये कितने भी सरवाइव कर रहे हैं जीव, सोचिए इनके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है जिस तरह हम हमारे में है 100 डिग्री और -20 डिग्री। तो इस तरह के जीवों में जो सेल होता है उसको आर्किया बोलते हैं। अब ये सभी चीजें हम डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए ये कौन सा सेल है, ये है एनिमल सेल, ये है एनिमल सेल। ये इस तरह का होता है, देखिए साइज कैसा है गोल। ये देखिए ये सेल है, इसको बाहर से कट लगाया है, तो ये जो कट लगाई है ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए जो ये कट है बाहर से लगा हुआ एक झिल्ली बनी हुई थी, ये देखिए इस झिल्ली का नाम क्या है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये देखिए ये कंपोनेंट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सेल के बीच में क्या है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है डीएनए। अगर डीएनए नहीं तो पहले क्या होता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के बाद क्या है डीएनए। और देखिए ये जो रफ सा पार्ट जो सेल को बिचकने से रोक रहा है नाम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए अंदर वाला कुछ पार्ट इसका स्मूथ है, कुछ क्या है कुछ है रफ। और ये जो दाने दाने हैं इनका नाम क्या है, दाने दानों का नाम क्या है राइबोसोम। ये देखिए उसके बाद क्या है, ये देखिए गोल्जी ऑपरेटस, ये काम क्या करता है ट्रांसफर। ये देखिए दाने दाने हैं, इन दानों दानों का नाम क्या है राइबोसोम। और ये क्या है बीच में ये क्या है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जिसके पास क्या होता है इसके पास एंजाइम होता है, जो भी चीज मर जाती है उस पर छिड़क देता है। तो याद रखिए सेल के पार्ट देखिए ये सेल मेम्ब्रेन जो एक झिल्ली है, झिल्ली के बाद ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या कर रहा है एनर्जी बना रहा है। ये बीचों बीच में क्या है सेल के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है डीएनए, डीएनए के बाद देखिए ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है लाइसोजाइम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो दाने दाने हैं इनका नाम क्या है राइबोसोम। और ये क्या है गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटर ये भी क्या है ऊपर से देखिए तो पिक्चर में दिखाया। और ये देखिए बीच में ये जो नीला सा पार्ट दिख रहा है लिक्विड, तो इस लिक्विड का नाम क्या है साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस के बीच जो लिक्विड दिख रहा है इसका नाम क्या होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब ये एनिमल सेल था, अभी प्लांट सेल का साइड प्लांट सेल देखते हैं। ये क्या है प्लांट सेल, देखिए एनिमल सेल गोल होता है, प्लांट सेल कैसा होता है चकोर होता है। तो ये बीचों बीच क्या है न्यूक्लियस, ये दानेदार क्या है राइबोसोम। अभी ये देखिए इसकी पहले देखिए एक मेम्ब्रेन ये बाहर से है, जो जो बाहर वाली है इसका नाम क्या है सेल मेम्ब्रेन। और ये के अंदर की है इसका नाम क्या है सेल बॉल, लिखा भी होगा। ये देखिए ये बाहर वाली का नाम क्या है सेल वॉल, अंदर वाली का नाम क्या है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये दानेदार है इसका नाम राइबोसोम। बीच में क्या है ये क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए रफ सा है इसका नाम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ होता है एक क्या होता है स्मूथ। तो रफ वाले पे दाने दाने हैं इसलिए दाना क्या है राइबोसोम। और बीच में क्या है गोल्जी बॉडी। और देखिए इसका वैक्यूल कितना बड़ा है, अभी प्लांट सेल का वैक्यूल दिखाता हूँ, वैक्यूल नहीं दिखाया, देखिए इसका ये वैक्यूल। और ये क्या है इसके पास ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये देख लिया सब। एक इसके पास और कंपोनेंट होता है बीच में प्लास्टिड। अब ये दोनों में देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ चीजें कॉमन हैं, कुछ दोनों के पास अलग अलग है। अब क्या कॉमन है क्या अलग अलग है वो देखते हैं।
देखिए ये है, ये सेल कौन सा है, एनिमल सेल, और ये सेल कौन सा है, प्लांट सेल। तो दोनों के बीच में जो कॉमन चीजें हैं बीच में लिख दी है, दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों के पास राइबोसोम होते हैं, देखिए बीच में फिर माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के पास न्यूक्लियस है, दोनों के पास गोल्गी बॉडी है, दोनों के पास वैक्यूल है। पर अंतर क्या है, इसका वैक्यूल देखिए कितना छोटा है, इतना सा, और इसका वैक्यूल देखिए कितना बड़ा है, बस इतना सा अंतर है। दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है। अब दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल के अलावा क्या होता है इसके पास, देखिए क्रोमोप्लास्ट जब क्या होता है, प्लास्टिड। उसी तरह याद रखिए इसमें क्या होता है, लाइसोजाइम और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता, ठीक है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन होती है सेल प्लेट के कारण। अभी ये लिखा है मैंने, दोनों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, सेल वॉल एब्सेंट। उसके बाद क्या लिखा है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जब प्लास्टिड, जो प्लास्टिड का ही कंपोनेंट है प्रेजेंट। उसके बाद लिखा क्या है, वैक्यूल, इसका छोटा होता है, इसमें लिखा होगा वैक्यूल, देखिए सेल वॉल प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट। उसके बाद लिखा है वैक्यूल्स वेरी लार्ज, सेंट्रोसोम इसमें होते नहीं है, इसमें है। उसके बाद ये सब कुछ लिखा है कि दोनों के पास कुछ चीजें कॉमन है, दोनों के पास कुछ चीजें नहीं है। ये दोबारा डायग्राम आ गया दोनों का। अभी आगे देखते जाइए। अभी ये देखिए, ये कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक, ये कौन सा है, प्रोकैरियोटिक। अभी याद रखिए, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं, एक सेल वॉल है, एक क्या है, ये मेम्ब्रेन, ये देखिए बॉल और मेम्ब्रेन है, एक राइबोसोम है, और एक न्यूक्लियस है। और इसके पास देखिए कितने कंपोनेंट है, इसके पास टोटल गिन के कितने हैं, 3-4 कंपोनेंट है, एक तो न्यूक्लियस है, एक राइबोसोम है, और एक सेल मेम्ब्रेन है। इसके पास देखिए कितने कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए है, राइबोसोम। तो ये कौन सा सेल है जो पूरी तरह भी फुली डिवेल्प ही नहीं हुआ है, अभी तक फुली डिवेल्प नहीं है, ये पूरी तरह क्या है, डिवेल्पेड सेल है। जो पूरी तरह डिवेल्प सेल नहीं है, जो ये सेल कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक। और जो पूरी तरह डिवेल्प सेल होता है वो कौन होता है, यूकैरियोटिक। ये मेनली किस में पाया जाता है, वायरस, बैक्टीरिया में। और ये किस में पाया जाता है, ह्यूमन और प्लांट, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। याद रखिए, आप इधर की बोल रहे होंगे कि ह्यूमन सेल, बायोलॉजी हमें भी इसी के अंदर, चाहे कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, जो भी है इंसान, एनिमल सेल के अंदर ही आता है। उसके बाद याद रखिए, अभी न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, याद रखिए एक्स के है, इसका नाम क्या है, ये जो एक्स है क्या नाम है इसका, क्रोमोसोम। और इधर से देखिए क्रोमोसोम के इस सिरे को पकड़ के मैंने खींचा है, जूम किया है इसको, तो जब इसके अंदर जूम किया तो इसके अंदर क्या दिखा, डीएनए। देखिए क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम को इधर से पकड़ के मैंने खींच दिया, जैसे मैंने कोटी है, मैंने इसको एक सिरे से खींच दिया, तो पूरी तरह से इससे क्या है, जैसे इसको गूंज दूंगा तो सारा धागा निकल जाएगा। उसी तरह क्रोमोसोम का धागा निकाला, तो आगे फर्दर इस धागे को, आगे धागे को भी एक्सटेंड किया, तो इस धागे के अंदर क्या दिखा, डीएनए। और इस डीएनए के अंदर भी याद रखिए आगे क्या दिखे, जीन्स। जो ये बेस पेयर लिखा है, आगे बता दूंगा ये बेस पेयर क्या है। उसके बाद याद रखिए, ये डबल हेलिक्स जो मैं बोल रहा हूं, डीएनए का डबल हेलिक्स, ये स्ट्रक्चर किसका है, डीएनए का। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स मतलब देखिए, ये एक इधर से आता जा रहा है, एक लाइन इधर से आती आ रही है, तो ये 2 लाइनों वाला होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स है। और एक जो एक वाला होता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 34 आंगस्ट्रॉन। और एक के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10। यहां से लेके यहां तक कितने न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, टोटल 10 लगे होते हैं। याद रखिए, जो इसमें डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये कौन होते हैं, एटीजीसी। ये थोड़ा इसमें डीप केमिस्ट्री है, अगर याद रह जाए तो सिर्फ नाम याद रखना, बाकी का कुछ भी याद नहीं रखना कि एटीजीसी। इनमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ते हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है एटीजीसी। पहले लिखना एटी, नीचे लिखना जीसी। एटी के बीच डबल बॉन्ड देना, जीसी के बीच ट्रिपल बॉन्ड देना। ए से है एडेनिन, टी से है थायामीन, इसका नाम है ग्वानिन, इसका नाम है साइटोसिन। तो ए से क्या है, एडेनिन, टी से है थायानीन, जी से है ग्वानिन, और सी से क्या है, साइटोसिन। तो ये नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े होते हैं। डीएनए में कौन होते हैं, एटीजीसी। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल। तो ए से क्या है, एडेनिन, और टी क्या है, थायामीन, जी से क्या है, ग्वानिन, और सी क्या है, साइटोसिन। आगे देखेंगे। अभी ये डीएनए हो गया, अभी डीएनए और आरएनए। याद रखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आरएनए का है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये किसका है, डीएनए का। डीएनए, इसलिए मैंने क्या बोला था, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए में देखिए एक ही हेलिक्स बनी है।
आरएनए सिंगल हेलिक्स है, देखिए ये नीचे लिखा भी है, ये क्या है आरएनए, ये क्या है डीएनए, डीएनए में डबल हेलिक्स है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स है। डीएनए में क्या होता है एटी जीसी, एटी मतलब एडेनिन, थायनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो याद रखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें जो ये थायामीन है इसको यूरासिल से रिप्लेस कर दिया जाता है। थायनिन की जगह पे जो आरएनए में नाइट्रोजन बेस होता है कौन सा होता है यूरासिल। बाकी देख लीजिए एडेनिन, एडेनिन के बाद देखिए इसमें क्या है आ जाएगा यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन तो दोनों में है, इसलिए इसको दोबारा देखिए इधर क्या है। डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है, ये डबल हेलिक्स है, ये कौन सा हेलिक है सिंगल हेलिक है। इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कौन है एडेनिन, थायामीन, उसके बाद है साइटोसिन और ग्वानिन। इसमें कौन सा है एडेनिन, एडेनिन के बाद थायामीन की जगह क्या पढ़ लेना है यूरासिल, और नीचे में क्या होना है ग्वानिन और साइटोसिन। बाकी बॉन्डिंग इसमें भी सेम होती है, इसमें ए के साथ कौन होता है यूरासिल और नीचे क्या है ग्वानिन, जीसी के साथ क्या होती है ट्रिपल बॉन्डिंग। तो इस तरह याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने सेल के बारे में, पहले बायोलॉजी के बारे में जाना कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो भी चीज जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको देखते हैं। स्टार्टिंग में माना जाता था लाइफ सिर्फ किसके अंदर एग्जिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ एनिमल में, परंतु बाद में चला प्लांट में। फिर उसके बाद देखा कि जो भी जिंदी चीज है उसमें जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे वो मिलके बनी है सेल, उसके बाद सेल के कंपोनेंट, सेल की टाइप, उसके बाद अंदर के जितने भी उसके अंदर के पार्ट हैं उन सभी को जाना, और इसी तरह जाना भी और ये पिक्चर से देखा भी। धन्यवाद।